तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे और बाद में उनको प्रश्नों के माध्यम से भी हल करेंगे। ये आपके व्याकरण के टॉपिक है, वो 8 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 2 नंबर के काव्य गुण और काव्य दोष, 2 नंबर के छंद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 नंबर के अलंकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 छोटे और 1 2 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। ये आपके 8 नंबर अति महत्वपूर्ण परीक्षा मेल के पत्र साबित होंगे। आपको इन 8 प्रश्नों के पूरी सीरीज है वो इस क्लास में हल करवाई जाएगी। इसमें आपको सबसे पहले थ्योरी बताई जाएगी, फिर उनके प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। आपके परीक्षा में इनसे बाहर 8 नंबर के कुछ भी नहीं आएगा। इसमें पहला है आपके काव्य गुण। काव्य गुण जो रस है उसको काव्य के आत्मा माना जाता है। रस के उत्कर्ष में सहायक तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है, यानी जो काव्य में रस को बढ़ाने का कार्य करते हैं उन्हें काव्य गुण कहा जाता है। यदि हम संक्षेप में कहें तो आचार्य भट्ट मुनि और आचार्य दंडी ने वो काव्य गुणों की संख्या 10 मानी, लेकिन सामान्य रूप से काव्य गुणों की संख्या 3 भी मानी जाती है। आपको यह ध्यान में रखना कि भट्ट मुनि और आचार्य दंडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या पूछे तो आपको 10 बतानी, और नहीं तो आपको गुणों की संख्या वो 3 बतानी। ओज गुण, माधुरी गुण और प्रसाद गुण, जिसमें आपके पहला गुण है ओज गुण। ओज का अर्थ होता है तेज, प्रकाश और दीप्ति। जो रत्ना सुनने से मन में उत्साह, वीरता और आवेश आदि जागृत करने की क्षमता रखती है, उसे ओज गुण कहा जाता है। यानी जिससे सुनकर मन में उत्साह या आवेग उत्पन्न हो जाता है और वीरता का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसे ओज गुण कहा जाता है। ओज गुण चित्त में दीप्ति और आवेग उत्पन्न होता है। इसे द्वितीय वर्ग जो 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, जैसे स है, श्र है और संयुक्त वर्ण है, रेफ है, पुरुष वर्णों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो कठोर वर्ण है, टेड है, इनका भी प्रयोग किया जाता है। लंबे समास और मूर्धन्य ध्वनियों का भी प्रयोग किया जाता है। घोड़ी रीति होती है आपके ओज गुण में, मुख्य रूप से घोड़ी रीति का प्रयोग होता है। ओज गुण में वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस का प्रयोग होता है। ये ओज गुण की मुख्य विशेषताएं। आपसे इनसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस गुण में है वो द्वितीय वर्ग या संयुक्त वर्णों का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय वर्ग यानी जैसे कि द्वय है, संयुक्त वर्ग जो अक्षर रेप जो आधा रह वाला है, पुरुष वर्ण टेट है, इनका प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें जो लंबे सामासिक पद है उनका भी प्रयोग किया जाता है। जो ओज गुण है घोड़ी रीति से संबंधित है। आगे दूसरा गुण है माधुर्य गुण। माधुर्य शब्द का अर्थ होता है सहज जैसा मीठा, यानी ऐसा काव्य गुण जो अंतःकरण को आनंद या उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण होता है। यानी ऐसी रचना जिसे सुनकर अंतःकरण को आनंद मिलता है और उल्लास से हृदय द्रवित हो जाता है। इसकी विशेषता अनुस्वार वर्णों वाला या अनुनासिक वर्णों की अधिकता होती है। जिस पर अनुस्वार या अनुनासिक लगा होता है उसकी अधिकता होती है। और कोमल वर्णों से युक्त या कांत पदावली युक्त, इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसमें टे वर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। टे वर्ग में जिसमें टेट है, डे हने होता है, उसका इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पौरुष या कठोर वर्ण है। इसका प्रयोग ओज गुण में किया जाता है। अब समास या समास का अभाव, यानी छोटे समासिक पदों का प्रयोग किया जाता है, यह समास का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो माधुरी गुण है उसमें श्रृंगार रस, शांत और करुण रस का प्रयोग होता है। और माधुरी गुण है वो वेदर्भी रीति से संबंधित है। तीसरा गुण आपके प्रसाद गुण। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता, यानी जिस रचना में शुभ होता है, स्वस्थता अर्थात अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए, ऐसी रचना प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। प्रसाद गुण की विशेषता अर्थ की स्पष्टता और सुबोध है। जो प्रसाद गुण है उसमें अर्थ स्पष्ट होता है, सुबोध यानी हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। सहल, सहज और भाव है व्यंजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका शब्दकोश या अर्थ लिया जाता है, यानी जो लोक में प्रचलित अर्थ है उसका प्रयोग किया जाता है। जो प्रसाद गुण है सभी रसों में विद्यमान होता है। जो प्रसाद गुण है वो पांचाली रीति से संबंधित होता है। इस प्रकार आपके ये जो हिंदी साहित्य में काव्य गुण है इनके 3 प्रकार माने जाते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुरी गुण। प्रसाद गुण का अर्थ होता है प्रसन्नता, यानी जिसका अर्थ तुरंत समझ में आ जाए। माधुरी गुण जिससे सुनकर वो हृदय द्रवित हो उठे, और ओज गुण जिससे वीरता का प्रकाश हो। इनके आपको मुख्य विशेषता का ध्यान में रखना है। आगे दूसरा टॉपिक है आपके काव्य दोष, यानी काव्य का रस का अपकर्ष करने वाले, यानी काव्य में जिसके कारण वो रस में कम हो जाता है, यह काव्य में दोष उत्पन्न करने वाले काव्य दोष कहा जाता है। काव्य दोष भी 3 प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। जहाँ शब्द के माध्यम से दोष उत्पन्न होता है या रस की कमी होती है, रस का अपकर्ष होता है, वहाँ शब्द दोष होता है। जहाँ अर्थ के माध्यम से रस का अपकर्ष होता है वहाँ अर्थ दोष होता है। जहाँ रस के माध्यम से रस का अपकर्ष होता है वहाँ रस दोष होता है। आपके व्याकरण में मुख्य काव्य दोष जो दिए गए, जो पाठ्यक्रम में आपके शामिल है, उनको यहाँ दर्शाए गए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है श्रुति कटुत्व दोष, यानी जो शब्द सुनने में अप्रिय या कठोर प्रतीत हो उनके कारण वाक्य में श्रुति कटुत्व दोष पाया जाता है। जैसे कानों को कठोर कर्कश लगने वाले वर्ण या पुरुष कठोर वर्णों का प्रयोग वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। यानी ऐसे वर्ड जिनको कान है वो सुनना नहीं चाहते, कानों को कठोर लगे या कर्कश लगे, इसमें मुख्य रूप से जो टे वर्ग होता है वो श्रुति कटुत्व दोष के अंतर्गत आता है। जैसे भर्तना से भी तो वह बाल तब चुप हो गए, यहाँ जो भर्तना शब्द है उसमें श्रुति कटुत्व दोष है, क्योंकि उसको उच्चारण करने पर यह कर्कश शब्द लग रहा है।
ये कानों को अप्रिय भी लगता है। दूसरा है च्युत संस्कृति दोष, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होता है, जो व्याकरण के नियम है उनका उल्लंघन करता है, तब भाषा के संस्कार यानी व्याकरण के गिर जाने का वहां च्युत संस्कृति दोष होता है। यह आपको ऐसे भी याद रखना है। च्युत संस्कृति यानी संस्कृति का पतन, जो भाषा की संस्कृति होती है वो व्याकरण के नियम होता है, जो व्याकरण नियमों के विरुद्ध चलता है वहां च्युत संस्कृति दोष होता है। जैसे क्षण भर रहा उजाला में, उजाला के स्थान पर उजाले कर देने से दोष का परिहार हो जाता है। यानी क्षण भर रहा उजाला में, उजाला है वो प्रयुक्त नहीं होता है व्याकरण के अनुसार, यहाँ उजाले शब्द प्रयोग होगा, लेकिन उसके स्थान पर उजाला प्रयुक्त होने से यहाँ च्युत संस्कृति दोष है। यानी व्याकरणिक पदों का प्रयोग है वो सही नहीं होता है, व्याकरण के नियमों का उल्लंघन किया जाता है। जैसे स्त्रीलिंग शब्द के साथ पुल्लिंग क्रिया लगा दी जाती है, पुल्लिंग शब्द के साथ स्त्रीलिंग क्रिया लगा दी जाती है। जैसे राम जाती है तो वहां भी च्युत संस्कृति दोष होगा। आगे तीसरा है अश्लीलत्व दोष, जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो वहां अश्लीलत्व दोष होता है। जैसे लगे थूक कर चारने अभी अभी श्रीमान, यहाँ पर थूक कर चारना वो अभद्र अश्लील शब्द प्रतीत होता है, इसलिए इसमें अश्लील दोष है। चौथा है ग्राम्यत्व शब्द, जहाँ साहित्यिक रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। यानी बोलचाल के जो ग्रामीण शब्द साहित्यिक रूप में नहीं है उनमें ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। जैसे मूंड पे मुकुट धरे सोत है गोपाल, या मूंड शब्द का प्रयोग है जो सिर के लिए प्रयुक्त हुआ है, या ग्राम्यत्व दोष है। यानी सिर को ग्रामीण शब्द बोलचाल भाषा में मूंड कहा जाता है, इसलिए इसमें आपके ग्राम्यत्व दोष होगा। आगे पांचवा अप्रतित्व दोष, लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतित्व है। यानी ऐसे शब्द जिसको लोगों ने पहले नहीं सुना है, जो शास्त्रों में लिखे गए शब्द है, लोक व्यवहार में सामान्य जीवन में प्रयुक्त नहीं होता है, वहां अप्रतित्व दोष होता है। जैसे विष में ये गोदावरी अमृतन को फल देती है, विष का प्रयोग जल के लिए होता है, लेकिन लोगों में वो विष का लोक व्यवहार में प्रयुक्त विष का अर्थ है वो जहर होता है, लेकिन यहाँ पर है वो जल के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसमें अप्रतित्व दोष है। आगे छठा दोष है क्लिष्टत्व दोष, जहाँ किसी शब्द का अर्थ है वो तुरंत समझने में कठिनाई उत्पन्न हो वहां क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। जैसे हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम, इसमें रतिन फेर, यहाँ हेम सुतापति वाहन का अर्थ सहज ज्ञात नहीं होता, इसका अर्थ है हिमालय की सुता यानी पार्वती, और पार्वती के पति शिव, शिव के वाहन यानी बेल, या बेल शब्द के लिए इतने शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें क्लिष्टत्व दोष, यानी इसका सीधा हम आसानी से शब्द अर्थ नहीं समझ सकते। जैसे हेमसुता हिमालय की पुत्री और हिमालय की पुत्री पार्वती, पार्वती के पति शिव, शिव के वाहन बेल है वो उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे इसमें आपके जो उदाहरण दिए गए हेमसुता पति वाहन प्रिय तुम, इसमें न रतीन फेर, यानी यह एक महिला है वो अपने प्रियतम को कह रही है कि जिस प्रकार हिमालय की पार्वती, पार्वती के पति शिव, शिव का वाहन बेल है, उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। आगे सातवां दोष है न्यून पदत्व दोष, जहाँ वाक्य रचना में किसी पद की कमी रह जाती है वहां न्यून पदत्व दोष पाया जाता है। जैसे पानी पावक पवन प्रभु ज्यों साधु त्यों ऐसा, तो यहाँ जल अग्नि वायु राजा भले और बुरे के समान व्यवहार करता है, किंतु समान व्यवहार शब्द को यहाँ छोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ न्यून पदत्व दोष, यानी किसी शब्द की कमी रह जाती है वहां न्यून पदत्व दोष होता है। अधिक पदत्व दोष, जहाँ अधिक अनावश्यक शब्दों प्रयोग कर दिया जाता है वहां अधिक, जैसे पुष्प प्राग में रंग कर भरमर गुजरता है, यहाँ पुष्प शब्द का प्रयोग व्यर्थ है, क्योंकि प्राग की उत्पत्ति है पुष्प में ही होती है, अन्यत्र नहीं होती, इसलिए यहाँ पुष्प का प्रयोग है वो अन्य अधिक पद के लिए हुआ है, इसलिए इसमें अधिक पदत्व दोष हो गए। यानी ये ऐसे भी हो सकता है प्राग में रंग कर भरमर गुजरता है, यहाँ पुष्प शब्द की जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत से अधिक शब्दों प्रयोग हो वहां अधिक पदत्व दोष, और जहाँ कम शब्दों प्रयोग हो वहां न्यून पदत्व दोष। आगे नौवां प्रश्न है अकर्मत्व दोष, जहाँ वाक्य में शब्द का क्रम है वो वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो वहां अकर्मत्व दोष होता है, यानी वाक्य में शब्दों का क्रम है वो सही नहीं हुआ अकर्मत्व दोष होता है। जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, इसका आपके सही होगा, यह मानवी शब्द है लीला से पहले प्रयुक्त होना चाहिए। जैसे विश्व में मानवी निरंतर लीला कर रहे हैं, जहाँ शब्दों का क्रम सही नहीं हो वहां अकर्मत्व दोष, और दुष्कर्मत्व दोष जो शास्त्रीय लोक के विरुद्ध क्रम होता है वहां दुष्कर्मत्व दोष माना जाता है। यानी जो लोक में प्रचलित क्रम है उसका उपास किया जाता है या उसका उल्लंघन किया जाता है वहां पर दुष्कर्मत्व दोष होता है। जैसे यहाँ चातक को पावस ऋतु का अनुरागी कहा जाना लोक परंपरा के विरुद्ध है, क्योंकि वह चंद्रमा का अनुकारी, जैसे चातक मोर चकोर सच्ची है पावस के अनुरागी, यहाँ जो चातक है उसको वर्षा ऋतु का प्रेमी कहा जाना लोक परंपरा के विरुद्ध है, क्योंकि जो चातक है वो चंद्रमा का अनुरागी या चंद्रमा का प्रेमी है, इसलिए यहाँ दुष्कर्मत्व दोष हो गए। यानी जहाँ लोक के विरुद्ध क्रम होता है, जहाँ शब्दों को सही क्रम से नहीं किया जाता या उनका अन्य के साथ क्रम सही नहीं होता वहां दुष्कर्मत्व दोष। अकर्मत्व दोष जहाँ शब्दों का क्रम सही नहीं होता वहां अकर्मत्व दोष होता है। ये आपके जो व्याकरण में दिए गई
11 महत्वपूर्ण काव्य दोष है। इसमें 11 दोष है पुनरुक्ति दोष, जहाँ शब्द की पुनरुक्ति अर्थात वही बात दूसरे शब्द द्वारा फिर कही जाए वहां पुनरुक्ति दोष होता है। जैसे कोमल वचन सभी को भाते अच्छे लगते, मधुर वचन, या अच्छे लगते सभी को भाते का अर्थ बताता है। कोमल वचन और मधुर वचन भी वही अर्थ दर्शाते हैं, अर्थात अच्छे लगते मधुर वचन से पुनरुक्ति दोष उत्पन्न हुआ, या ये भी हो सकता है कोमल वचन सभी को भाते। इन दोनों का अर्थ एक है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति दोष है। ये आपके 11 महत्वपूर्ण काव्य दोष है, आप इनको पढ़ लेना। ये आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। ये केवल आपको समझ कर इनका उत्तर देना है। इसमें आपके सीधी परिभाषा भी पूछी जा सकती है या कोई उदाहरण देकर उसमें पूछा जा सकता है। आप उनका पहले अर्थ निकालने का प्रयास करें, फिर आपको समझ में आ जाएगा। या कोई एक वर्ड होगा जिससे आप इनको समझ सकते हो, जैसे कि ग्रामत्व दोष है तो कोई आपको ग्रामीण भाषा का शब्द प्रकट होता है, आप वहां से ही वो पकड़ सकते हो। या क्लिष्टत्व दोष, जहाँ सीधा समझ में नहीं आता, न्यून पदत्व, जहाँ कोई शब्द की कमी हो या अधिक पद हो या क्रम सही नहीं है, उसमें आप एकर्मत्व दोष कर सकते हो। ये आपके महत्वपूर्ण काव्य दोष है। आगे आपके जो है वो अलंकार है। अलंकार से आपके 2 नंबर का बड़ा प्रश्न है वो पूछा जाएगा और छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसमें पहला व्यतिरेक अलंकार के उदाहरण और लक्षण बताए। जो व्यतिरेक अलंकार, जहाँ कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई गई, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। यानी उपमान के बजाय उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, जो अप्रस्तुत होता है उसको श्रेष्ठ बताया जाता है। जहाँ गुण अधिक के कारण उपमान की तुलना में उपमेय का उत्कृष्ट परिणत होता है। जैसे का सर्वरित दंड मई को चंद कलंकी हुए निष्कलंक, यानी मुख की समानता है। चंद्रमा से कैसे दूं, मुख में तो कलंक है लेकिन मुख निष्कलंक है। जो सीता जी का मुख है उसको चंद्रमा से भी बेहतर बताया गया कि चंद्रमा पर तो कलंक है लेकिन सीता जी के मुख पर कोई भी कलंक नहीं है। अन्य उदाहरण इसका होगा साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। आगे आपके दूसरा प्रश्न है विभावना अलंकार का संगति पूर्वक लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। जो विभावना अलंकार उसका आपको उदाहरण सहित वर्णन करना है। जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे कोई कारण नहीं फिर भी कार्य होता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। इसका उदाहरण होगा बिनु पग चले सुने बिनु कानों, यानी बिना पैरों के चलने और बिना कानों के सुनने। जो ईश्वर है वो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, इसलिए इसमें आपके विभावना अलंकार हुआ। यानी सुनने का काम तो कार्य करते हैं, कान करता है, लेकिन ईश्वर के कान नहीं है फिर भी वो सुनते हैं और बिना पैरों के चलते भी है। इसका उदाहरण होगा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाई। आगे तीसरा प्रश्न है विशेष उक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। यानी विशेष उक्ति अलंकार जो कारण के उपस्थित होने पर भी जहाँ कार्य वर्णित नहीं होता वहां विशेष उक्ति अलंकार होता है। ये विभावना अलंकार का उल्टा होता है। विभावना अलंकार में कारण नहीं होते हुए भी कार्य होता है, लेकिन विशेष उक्ति अलंकार में कारण है फिर भी कार्य नहीं होता है। जैसे नीर भरे नित पड़ती रहे तब उन्हें प्यास बुझाई, यानी आंखों में हमेशा पानी भरा रहता है लेकिन उससे कभी भी प्यास नहीं बुझाई जा सकती। या मछली है वो हमेशा पानी में रहती है फिर भी है वो प्यासी रहती है। जल से भरे रहने पर भी नेत्रों कभी प्यास बुझती नहीं। जो सरस्वती तो भंडार की बड़ी अपूर्व बात, त्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े बिन खर्चे घटी जाती। यानी जो सरस्वती है वो भंडार की बड़ी अपूर्व बात है, जिस प्रकार खर्चती जाती है उसी प्रकार बढ़ती जाती है। यानी ज्ञान को खर्च करने पर बढ़ता है। यहाँ कारण है ज्ञान को खर्च किया जाता है लेकिन फिर भी ये कम नहीं होता है या कार्य नहीं होता है और बिना खर्चने पर घट जाता है। इसमें आपके विशेष उक्ति अलंकार होगा। आपको इन दोनों उदाहरणों को विशेष रूप से ध्यान में रखना, सीधा उदाहरण भी पूछा जा सकता है। आगे चौथा प्रश्न है नई पराग नई मधुर मधु नई विकास ई काल अली कली सो बंजियो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ जो अप्रस्तुत उपमान है उसके द्वारा प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया जाता है, वहां अन्य उक्ति अलंकार होता है। इसमें अन्य उक्ति अलंकार है क्योंकि यहाँ अन्य का बोध कराया जा रहा है। जो उपमान है वो अप्रस्तुत है और उपमेय प्रस्तुत है, जिसको कहा जा रहा है वो प्रस्तुत है, अन्य के माध्यम से उसको बताया जा रहा है, वहां अन्य उक्ति अलंकार होगा। ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया, आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यानी अभी तो पराग नहीं आया, नहीं अभी मधुर शहद है वो उत्पन्न हुआ है, नहीं अभी इनका विकास हुआ है, फिर भी जो भौरा है वो कली से बन गए, आगे इसका कौन हवाल होगा। आगे पांचवा प्रश्न है मानवीकरण अलंकार को समझे। यहाँ आपको मानवीकरण अलंकार के बारे में बताना। जहाँ जड़ वस्तु या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, यानी जहाँ प्राकृतिक वस्तु या जो निर्जीव वस्तु उनमें मानवीय क्रियाओं को दर्शाया जाता है वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, यानी जो हंसना है वो मानवीय क्रिया, लेकिन जब प्रकृति फूल हंसता हुआ बताया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ कलियां मुस्कुराई यानी मुस्कुराने कार्य वो मानवीय क्रिया है लेकिन कलियां मुस्कुराती है। जगी वनस्पतियां अलसाई कलियों का मुस्कुराना या वनस्पतियों का शीतल मुख से धोना है वो मानवीय चेष्टाएं है। आगे छठा प्रश्न है दृष्टांत अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। जो दृष्टांत अलंकार जहाँ दो कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव है, यानी पहले एक बात कही जाती फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जहाँ उपमेय उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पापी मनुज भी आज मुख से
राम नाम निकालते देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते, यानी पापी मनुष्य भी आज है वो अपने मुख से राम नाम का जप करता है, जैसे भयंकर जो भेड़िए होते हैं वो भी आज आंसू डाले। यहाँ पापी लोगों की जो दुष्ट प्रवृत्ति उसको भेड़िए के दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट किया गया। जिस प्रकार जो भेड़िया है वो कभी कभी आंसू बहाता है, यहाँ जो पापी लोग हैं उनकी दुष्ट प्रवृत्ति को बताया गया है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जावत ते शील पर परत निशान, यानी लगातार अभ्यास करने से जो जड़ बुद्धि वाला या मंद बुद्धि वाला है वो भी सजन हो जाता है। जिस प्रकार रस्सी आती जाती हमेशा पत्थर पर है वो निशान करती जाती है, इसी प्रकार जीवन में हमेशा अभ्यास करना चाहिए। कोई भी कार्य है वो अभ्यास से संभव होता है। जैसा कहा गया कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये जो महत्वपूर्ण उदाहरण करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, ये आपके दृष्टांत अलंकार का है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आगे 7वां प्रश्न है समासोक्ति अलंकार के लक्षण बताते उदाहरण बताए, जहाँ संक्षिप्त उक्ति में कुछ ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जो प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत का भी ज्ञान हो, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे सिंधु शेष पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी पल्ले निशा की हलचल स्मृति में मान किए एंटीसी, यानी जहाँ संक्षेप में बहुत कुछ बताया जाता है। यहाँ एक नव आगंतुक वधु की जो मनोदशा है उसके बारे में बताया गया। जिस प्रकार सिंधु की सेज पर है वो धरती बैठी, उसी प्रकार वधु है वो बैठी अब संकुचित बैठी और परले निशा की हलचल स्मृति में मान किए एंटीसी, यानी उसके मन में विचारों का वो बवंडर चल रहा है। जहाँ संक्षेप में कुछ बताया जाता है, प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत का भी बोध हो, या वधु के बारे में बताया गया और धरती के बारे में भी बताया गया। 8वां प्रश्न है प्रतीप अलंकार का लक्षण है उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जो प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, जहाँ उपमेय के समूह उपमान का तिरस्कार किया जाता है, यानी जहाँ है वो प्रस्तुत के बजाय अप्रस्तुत को बड़ा बताया जाता है और प्रस्तुत का अपमान किया जाता है या तिरस्कार किया जाता है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। जैसे सीए बदन सम हिमकर नहीं, यहाँ जो चंद्रमा है वो सीता जी के मुख की उपमा के योग्य नहीं, यानी चंद्रमा है वो चंद्रमा को सीता जी के मुख से नीचे बताया गया। जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व है उसको अलंकार कहा जाता है और जो काव्य में रस उत्पन्न करने वाला तत्व है उनको काव्य गुण कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण आपके 8 अलंकार है, इनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगी। इनकी परिभाषा या इनसे संबंधित उदाहरण पूछा जाता है। जहाँ व्यतिरेक में वो उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, विभावना अलंकार में बिना कारण के कार्य संपन्न होता है, विशेष उक्ति अलंकार में कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता है, ये विभावना का उल्टा है। और जहाँ आपके अन्य के द्वारा बोध कराया जाता है, अप्रस्तुत उपमान के द्वारा प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया जाता है, वह अन्योक्ति अलंकार जहाँ मानवीय क्रिया को है वो प्रकृति वस्तु में दिखाया जाता है, वह मानवीय अलंकार जहाँ दो कथनों बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, यानी पहले एक बात कहकर फिर उसे दूसरी बात समझाई जाती है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। ये दृष्टांत और मानवीय अलंकार अति महत्वपूर्ण, इनसे हर बार परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है। आगे समासोक्ति अलंकार जहाँ संक्षिप्त में है वो बहुत बड़ी बात बताई जाती है और प्रतीप अलंकार जहाँ है वो जो प्रस्तुत उपमान है उसका तिरस्कार या अपमान किया जाता है। यह आपके अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे हम इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए। यहाँ आपके छंद के भी प्रश्न दिए गए हैं। पहला सवैया छंद के कितने भेद माने जाते हैं। जो सवैया छंद है उसके 11 भेद माने जाते हैं। गीतिका छंद में कुल 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। यह आपको गीतिका छंद का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। गीतिका शब्द में आप इसकी मात्राएं गिन भी सकते हैं। आपको गीतिका शब्द है वो 4 बार लिखना है, इससे आपके 26 मात्राएं प्राप्त होगी। और इसमें जो आरंभिक मात्रा है वो गुरु या लघु, गुरु या दीर्घ मानी जाती है। गीति का छंद कुल 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। जो हरि गीति का छंद है उसमें भी 4 चरण होते हैं, लेकिन उसमें मात्रा 28 होती है। उसमें आप मात्रा गिनने के लिए हरि गीति का वर्ड 4 बार लिख सकते हैं, या पहले आपको हरि गीति का लिखकर फिर आपको 3 बार है वो गीतिका लिखना है। हरि गीतिका और गीतिका में ये अंतर इतना ही होता है। जो हरि गीतिका उसमें प्रारंभ में है वो 2 लघु मात्राएं होती है। आगे है रोला और उल्लाला छंदों के मेल से कौन सा छंद बनता है। रोला और उल्लाला दोनों छंदों के मेल से वो छपे छंद बनता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, छप छपे रो, यानी छपे छंद है और रोला और उल्लाला के योग से बनता है। आगे चौथा प्रश्न है वंशज छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। जो वंशज छंद है वो वर्णिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। वंशज आप ये भी याद रख सकते हो कि 12 वंश या 12 वंशी। सवैया एक वर्णिक छंद है जिसमें वर्णों को गिना जाता है। द्रुत विलंबित छंद है उसमें 4 चरण होते हैं। मात्रा गणना के आधार पर छंद का प्रकार है मात्रिक छंद कहलाता है। जो कवित छंद है उसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। यति गति गण मात्रा तुक आदि है वो छंद के अंग ये माने जाते हैं। और 3 वर्णों के समूह है वो गण कहा जाता है। गण 8 प्रकार के होते हैं, जिसका एक महत्वपूर्ण सूत्र है ये माता राज भान सलगा। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये माता राज भान सलगा, इनसे आप गणों के माध्यम से वो मात्राएं लगा सकते हो कि ये गण में कौन सी मात्राएं होती है और मगन में कौन सी मात्राएं होती है, तगन में कौन सी मात्राएं होती है, रगन में कौन सी मात्राएं होती है, जगन में कौन सी मात्राएं होती है और भगन में कौन सी मात्राएं होती है, नगन में कौन सी मात्रा होती है और सगन में कौन सी मात्राएं होती है। इस प्रकार आपके 8 गण होते हैं और जिसमें प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं। जो
आगे आपके 11 प्रश्न है, छपे छंद का संबंध है वो कौन से छंद वर्ग से है? छपे छंद है वो मात्रिक छंद माना जाता है, इसमें मात्राओं को गिना जाता है, ये रोला और उलाला छंदों का योग है। छंद में लघु वर्ण का संकेत चिन्ह और गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह होता है। जो लघु वर्ण का संकेत चिन्ह होता है वो खड़ी पाई होती है और जो गुरु वर्ण का चिन्ह होता है वो एस के समान होता है। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण है वो प्रमुख रूप से होता है? जहाँ वीर रस प्रधान रचना होती है वहाँ ओज गुण होता है और माधुरी गुण का प्रयोग श्रृंगार और करुण रसों के अभिव्यक्ति के लिए होता है। जहाँ किसी के श्रृंगार का वर्णन हो या करुण रस का प्रयोग हो वहां पर माधुरी गुण होता है। ओज गुण में पुरुष संयुक्त और द्वितीय वर्णों का प्रयोग किया जाता है, यानी कठोर वर्णों का जो संयुक्त वर्ण है और द्वितीय, जैसे द्वय है, दे, दे, जिसमें दो वर्ण है एक साथ मिले होते हैं वहां पर द्वितीय वर्णों का प्रयोग होता है। गौड़ प्रदेश के कवियों खालसा गुण का प्रयोग किया जाता है, यानी घोड़ी रीति है वो किस गुण की है? घोड़ी रीति ओज गुण की। और कोमल वर्ण से युक्त रचना में माधुरी गुण होता है। रस का अपकर्ष करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं, यानी रस को कम करने वाले या काव्य की सुंदरता को कम करने वाले काव्य दोष कहलाते हैं। कारण के उपस्थिति कारण रहते हुए जब कार्य का वर्णन नहीं होता वहां कौन सा अलंकार होता है? यानी कारण है फिर भी कार्य घटित नहीं होता है, जैसे आंखों में पानी है लेकिन उससे भी प्यास नहीं बुद्धि, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। खालसा अलंकार विभावना अलंकार का उल्टा होता है। जो विशेषोक्ति अलंकार है वो विभावना अलंकार का उल्टा होता है। विभावना अलंकार में बिना कारण के भी कार्य संपन्न होता है, कारण नहीं होने पर भी यदि कार्य संपन्न हो रहा है तो वहां विभावना अलंकार होता है, जैसे बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना। आगे 22वां प्रश्न है, कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहाँ कारण सहित है उपमेय जो अप्रस्तुत है उसको श्रेष्ठ बताया जाता है वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। जहाँ संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध होता है वहां पर समासोक्ति अलंकार होता है, यानी जहाँ संक्षिप्त में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का बोध कराया जाता है। आगे 24वां प्रश्न है, जहाँ किसी अन्य के माध्यम से कुछ कहा जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। आगे सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विवेश पही रही न जाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है, यहाँ कारण के होते हुए भी कार्य घटित नहीं होता है। आगे 26वां प्रश्न है, काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ दोष, शब्द दोष और रस दोष। काव्य में गंवारू शब्द या जो ग्रामीण शब्द है उसका प्रयोग करना है ग्राम्य दोष माना जाता है। कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा कौन से छंद का चरण है? जो कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा है वो द्रुत विलंबित छंद का चरण है, क्योंकि इसमें 12 वर्ण होते हैं। इसमें 12 वर्ण है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और 12। जो द्रुत विलंबित छंद है उसमें 12 वर्ण होता है, आप 12 वर्ण गिनकर द्रुत विलंबित छंद बता सकते हो। आगे 29वां प्रश्न है, जहाँ अर्थ के माध्यम में काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थ अलंकार होता है। और किरण धेनुओं का समूह है, ये आया अंधकार चरता पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपके माधुरी गुण है, क्योंकि इसमें कोमल शब्दों का प्रयोग हुआ है। आगे 31वां प्रश्न है, छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता क्या जाता है? जो छंद के अंतिम चरण होता है उसमें जो ध्वनि की समानता होती है उसको तुकबंदी कहा जाता है। व्यतिरेक अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाता है। जो व्यतिरेक अलंकार है उसमें प्रस्तुत के बजाय जो अप्रस्तुत है उसको श्रेष्ठ दिखाया जाता है। वर्णिक छंदों वर्णों की गणना की जाती है, जबकि जो मात्रिक छंद होते हैं उसमें मात्राओं की गणना की जाती है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार को आवश्यक माना जाता है। पुष्प प्राग से लेकर रंगकर भ्रमर गुंजार तक पंक्ति में अधिक पदत्व दोष है, क्योंकि यहाँ पुष्प है वो अधिक शब्द का प्रयोग हुआ है। प्राग से रंगकर भ्रमर गुंजरता, जो प्राग है वो पुष्प के अंदर ही उत्पन्न होता है, इसलिए पुष्प और प्राग दोनों में किसी एक का प्रयोग हो तो भी वाक्य है वो सही अर्थ देगा, इसलिए इसमें अधिक पदत्व दोष है। लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग करने पर अप्रतित्व दोष माना जाता है, यानी ऐसे शब्द जो सामान्य आम बोलचाल भाषा में प्रयुक्त नहीं होते उन शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग काव्य में करने पर अप्रतित्व दोष माना जाता है। जो छपे छंद होता है उसमें 6 चरण होते हैं, ये रोला और उल्लाला के योग से बनता है। इसमें पहले 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण है उल्लाला के होता है। इस प्रकार आपके व्याकरण से ये है वो बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके 8 नंबर के पूरी प्रश्नों की सीरीज है वो पूरी हुई, जिसमें आपको प्रश्नों के माध्यम से पूरी थ्योरी भी समझाई गई है आपके। ये है वो 8 नंबर बोर्ड परीक्षा में इनमें से पूछे जाएंगे, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन प्रश्नों का फायदा मिल सके। आगे की सीरीज में हम है वो पाठ्य पुस्तकें और व्याकरण के जो आपके अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक है उनके भी प्रश्न हल करेंगे, और जो आपके व्याकरण के पत्र लेखन निम्न लेखन से संबंधित है उनको भी हल करेंगे, यानी आपको सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।